ई है, बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा नीडल स्टिक इंजरीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी बाद दफा क्वेश्चन बल्कि आया भी हुआ है, और ये अदरवाइज प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें कितना रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसमें क्या करना है हमने, ये सब चीज़ें, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपको किस में चाहिए। So these are the things related to. So let's quickly cover all these three topics. जी, कौन है हमारे प्रेजेंटर आज के? जी मैम, मैंने नीडल स्टिक इंजरी का किया। जी। मैम, नीडल स्टिक इंजरी की है मैंने। ओके। तो जी। हम पहले हेपेटाइटिस सी ना कर लें, ताकि हम एक दफा वो चीज कंक्लूड कर लें। नीडल स्टिक इंजरीज तो फिर बाद में आती है। तो हेपेटाइटिस सी का किसी ने किया हुआ है? ए को तो चलो हम क्विकली बीच में वैसे भी कवर कर सकते हैं। हम्म। जी, कोई है हेपेटाइटिस सी वाला वॉलंटियर? ओके, लेट्स कवर इट। थोड़ा सा हम इसको क्विकली कवर कर लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं, आपके केस की तरफ। तो हेपेटाइटिस सी का जो है ये बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करता है? सो फार वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थ्री इश्यूज, जो कि जिसमें WHO की रिकमेंडेशन है टू प्रिवेंट द एंटीनेटल ट्रांसमिशन, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, जिसमें HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, ये तीन चीजें वो सारी हमने कवर कर ली। हेपेटाइटिस सी वायरस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ट्रांसमिशन हम उसकी रोक सकते हैं जिसमें कोई हमारे पास कोई ऐसी थेरेपी हो जिससे हम वायरल लोड को कम कर सकें, टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन। और फिर बाकी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो क्या ये चीज इक्वली वैलिड होती है हेपेटाइटिस सी वायरस पे? क्योंकि अब आजकल तो हेपेटाइटिस बी के मुकाबले में हेपेटाइटिस सी वायरस ज्यादा देखने में आ रहा है। जी, कोई आंसर इसका देगा? हम्म। देर इज नो वन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैडम, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन तो नहीं है ना? हम्म। ठीक है, नहीं है। तो लेकिन देखो, हेपेटाइटिस सी तो आप लोग अपने सेटअप में भी बहुत कॉमनली देखते होगे, तो उसमें क्या करते हो? हेपेटाइटिस सी वाला पेशेंट आ जाता है, उसमें क्या करते हो? अलैक्म मैडम। मैडम, HCV पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो उस पर प्रिकॉशंस की जाती हैं, मतलब कि उसमें एक्स्ट्रा जो है ना, इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट पास नहीं करते, डबल ग्लव्स पहनते हैं, गॉगल्स पहन लेते हैं, और बाद में भी, सर्जरी के बाद भी हम प्रिकॉशंस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर स्टेरिलाइज होता है, और उसको कुछ शुआएं होती हैं मैडम, वो भी उसमें OT में हम जो है ना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी HCV का जो होता है वो ओटी की नौबत तो बाद में आती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज पेशेंट आता है आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और आप उसकी बेसलाइन स्क्रीनिंग करवाते हो, वो एंटी पॉजिटिव एंटी एच पॉजिटिव आ जाता है। एंटी मीन्स व्हाट? आप बेसिकली स्क्रीनिंग तो उसी से करवा रहे होते हैं। एंटी मीन्स व्हाट? वो उसमें हम क्या टेस्ट कर रहे होते हैं? हम एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहे हैं। एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज तो तभी बनेंगी ना जब कोई उसमें एंटीजन होगा। तो जब एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई, देन व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? मैडम, इसके लिए हम टिनोफोवीर और मेडिकेशन ही देते हैं। क्या देते हैं? नहीं, वो टिनो उसकी तो बात बाद में आएगी ना, लेकिन ये कि अगर फर्ज किया एंटी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है एंटीबॉडीज बन गई हुई हैं। क्या एंटीबॉडीज से हमें ये पता चल सकता है कि ये इन्फेक्शन इसको था या है?
इसको था मैडम, क्योंकि अब एंटीबॉडीज बन गई है ना। अगर एंटीबॉडीज ना नहीं। बनती तो। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है या जो इसका इन्फेक्शन है, क्या ये खुद से क्लियर हो जाता है? यानी एंटीबॉडीज बनने से ये क्लियर हो जाता है? नहीं मैडम, ओके। क्योंकि तो मैडम अगर हेपेटाइटिस ये अगर का क्लियर ना वायरस कभी। हो तो इस ओके, अगर ये क्लियर ना हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एंटीजन अभी भी है, वो क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें क्योंकि साथ साथ रेप्लिकेशन और उसकी एलिमिनेशन साथ साथ चल रही होती है, इसका बड़ा लंबा क्रॉनिक कोर्स होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब इसमें जो एंटी एसीवी हमने एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर ली, दैट डजंट मीन कि इसको इन्फेक्शन था। वो हो सकता है हो इसका अभी भी हो। तो जो अभी भी है इन्फेक्शन, उसमें हम कैसे असेस करते हैं? मैम हम पीसीआर टेस्ट करेंगे कि अभी भी आरएनए, है? हम्म। मैम आरएनए देखेंगे, उसमें हम ओके। पीसीआर व्हाट करेंगे। इज व्हाट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पीसीआर, इसको हम कहते हैं, जिसमें लाइव वायरस हमने देखना होता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि हमने वायरल लोड को असेस करना। सपोज अब इसमें वायरल लोड भी पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये वो चीज है जो आपको इम्तहान के अलावा भी पता होनी चाहिए। इम्तहान पास करना एक एस्पेक्ट होता है हमारी इस डिस्कशन का, और दूसरा स्टेप ये होता है कि आपकी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड नॉलेज। तो उसके बाद फिर क्या करना होता है? रेफर टू हेपेटोलॉजिस्ट। ओके, इफ यू हैव द मैम इसमें फैसिलिटी ऑफ इट। एलएफटीज देख सकते हैं, एलएफटीज देख सकते हैं, एलएफटीज करेंगे मैडम, ओके, अल्ट्रासाउंड एल एफ करेंगे टी, फॉर हाँ लिवर। बिल्कुल, एल एफ टीज हम करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट कोई सिरोसिस फाइब्रोसिस है कि नहीं है। उसके सिम्टम्स तो हमें बाज दफा पता चल भी जाते हैं, लेकिन इसमें जो है हमने उसका बेसिकली डैमेज असेस करना है, लेवल ऑफ द डैमेज सो फार, बिकॉज वी डोंट नो कि फॉर हाउ मच टाइम शी इज हैविंग दिस। अगर तो एंटीबॉडीज में आईजीएम पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है रीसेंट। अगर आईजीजी पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब है पास्ट। तो उसमें हमने वायरल लोड को देखा ताकि करंट उसका इन्फेक्शन देखने के लिए। और फिर ये क्योंकि इसमें बहुत स्लोली जो है वो लिवर का डैमेज होता है, वेरी रेयरली इट इज इट इन एक्यूट फेस। तो उसको देखने के लिए फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे एंड द लिवर स्कैन। What else can be जो फाइनली हम उसको करते हैं, बेसिकली क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑनवर्ड फॉर द ऑनवर्ड मैनेजमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन के लिए। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द जीनोटाइप्स ऑफ द वायरसेस? क्योंकि कोई भी वायरस जो होता है उसकी डिफरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसकी डिफरेंट जीनोटाइप्स होती हैं, और ये हर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जीनोटाइप फर्क होती हैं। इवन हेपेटाइटिस बी में भी है। तो हेपेटाइटिस सी में भी इसमें ये जीनोटाइप जो है वो 6 किस्म की होती है, जिसमें से जो जीनोटाइप 3 है, दैट कैरीज अ मोर सिवियर फॉर्म ऑफ, या इसका ज्यादा क्रॉनिक कोर्स होता है और ये लिवर डैमेज ज्यादा करता है, और अनलकीली दिस इज मोर कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया, लाइक इन आवर कंट्रीज भी और हमारे सराउंडिंग कंट्रीज जो हैं उसमें भी। तो जीनोटाइप तक तो बात बाद में आती है। हम यूजुअली पीसीआर, लिवर फंक्शन टेस्ट, स्कैन इस हद तक रुक जाते हैं। लेकिन यह है कि जीनोटाइप कर लें तो वो एक बहुत स्पेसिफिक फिर उसमें क्लासिफिकेशन उसकी हो जाती है। नाउ यू नो दैट वायरल लोड जो है वो इसका ज्यादा है। एएलटी इसका अलबत्ता ठीक है, लिवर एंजाइम्स इसके ठीक है, फाइब्रोसिस वगैरह सिरोसिस वगैरह कुछ नहीं। एज ऑन अल्ट्रासाउंड व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्ट्रेटजी? Can you offer her any treatment or vaccination or immunoglobulins like this in this patient who is in the second trimester? Supposedly, she is at 30 weeks and she has come up with all these things, and now she is much worried that will the baby be affected with this? मैम तो थर्ड हम वो उसमें क्या स्टार्ट कर करेंगे? सकते हैं उसको लास्ट ट्राइमेस्टर में उसको हाँ, लेमिवोडिन दे सकते हैं। क्या मैम कर सकते हैं? लेमिवोडिन
लैमिवोडिन मैम दे सकते हैं इसको लास्ट ट्राइमेस्टर में टू प्रिवेंट द पेरिनेटल ट्रांसमिशन। मैम नहीं। आई थिंक हाँ, contraindicated HCV treatment is contraindicated in pregnancy, दूसरी तो हम चीज ये कि जो ट्रीटमेंट हम देते हैं HIV या हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, ये सारी हेपेटाइटिस बी की वो हैं, और HIV की क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट मिलती जुलती है। हेपेटाइटिस बी में आप सिंगल मोनोथेरेपी यूजुअली कर रहे होते हैं, और HIV में आपने 3 ड्रग कॉम्बिनेशन देनी होती है, इंक्लूडिंग द टेनोबोफर। अब ये जो सारी मेडिसिन हैं ये बहुत इफेक्टिव नहीं है फॉर द हेपेटाइटिस सी। और तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये हम हेपेटाइटिस बी और HIV में देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अलबत्ता इसकी एफिकेसी नहीं है। तो एफिकेसी अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? Because now, so far, we have assessed that the patient is having a chronic hepatitis C infection, not an acute one, जिसमें कि उसको एडमिशन की, ICU केयर की या उसको सपोर्टिव थेरेपी की जरूरत पड़े। Though she will be educated as regard to the precautionary measures in this with this infection, और ये बाकी जो आइसोलेशन या जो हमने उसको हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें, क्वार्टर से रिलेटेड जो सब चीजें बतानी है, वो दैट इज वन थिंग। लेकिन एज रिगार्ड टू द वायरस इन्फेक्शन itself specifically, what we can offer to the patient, or we can not offer anything. मैम अगर इसमें हम मैटरनल वायरल लोड देखेंगे, अगर हाई हुआ तो वी कैन ऑफर टेस्टिंग टू द न्यूनेट मैम एट आई थिंक क्या 2 to 3 months। क्या हम करेंगे मैम बेटा, जरा ऊंचा बोलिए। मैम हाँ, if the maternal RNA viral ma'am, if the maternal RNA viral load is higher, we can offer testing to the newborn, I think. And ma'am, there is no vaccine available or immunoglobulins, so we can only offer testing. टेस्टिंग तो है, लेकिन व्हाट आर द एंटिसिपेशंस एज रिगार्ड टू द कॉम्प्लिकेशन इन दिस पेशेंट? अब इसमें क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमें इसकी मॉनिटरिंग और वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है असेस करने की। What are the expected, anticipated complications in this patient? What can happen both to the mother and the fetus? जी बेटा, एक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन हो गया, उसमें क्या हो सकता है या कुछ भी नहीं होगा? मैम Ma'am, वो क्रोनिक हाँ, इन्फेक्शन है तो वो सिरोसिस में हो सकता है, हेपाटिक फेलियर हो सकता है पेशेंट को, एंड हाई चांसेस हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होगी। हाँ। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इसमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी, या कम होती है? ma'am कम होती है इसमें, फाइव कम टू होती सिक्स है। परसेंट है। कम होती है, ठीक है। इसमें कम होती है, लेकिन कम उस वक्त होती है जब ये सिंगल इन्फेक्शन के तौर पे हो। यूजुअली ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये एक दूसरे इन्फेक्शंस के साथ को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली मे बी विद हेपेटाइटिस बी और विद हेपेटाइटिस HIV इन्फेक्शन, उसके साथ ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये को एग्जिस्ट करें तो ये ट्रांसमिशन रिस्क उतना कम नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। सो स्पेसिफिकली इफ इट इज सिंगल इन्फेक्शन, इसमें और कोई उसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसका जो इन्फेक्शन होगा वो ऑलमोस्ट मे बी 5 to 8%, इससे ज्यादा नहीं होता, और अगर ये सिंगल इन्फेक्शन हो। लेकिन अगर ये HIV के साथ कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 15 से 25% तक इसका इम्कान बढ़ जाता है कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी। और ऐसे केसेस में, ये हमने पहले भी बात डिस्कस की थी, कि अगर HIV को एग्जिस्ट कर रहा है किसी और इन्फेक्शन के साथ, तो HIV इज ट्रीटेड प्रेफरेबली एज अ फर्स्ट चॉइस। और अगर नहीं है तो फिर हम हेपेटाइटिस सी वायरस की कोई वैक्सीन, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कोई एंटीवायरल हम उसको अभी तक नहीं दे रहे, मतलब रिकमेंडेड नहीं है, FDA रिकमेंडेड नहीं है। सो फार इम्यूनोग्लोबुलिन तो है नहीं, वैक्सीन इसकी है नहीं। लेकिन जो हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को, जो बेसिकली अब नियर टू कंक्लूजन है, अपने जो फेज ट्रायल वाली बात है, 3 फेज एंड फेज 4 ट्रायल, वो कंक्लूजन वाली स्टेज पे हैं कि इसमें डायरेक्ट एंटीवायरल्स का बहुत रोल है, एंड दीज आर सेट टू बी वेरी इफेक्टिव। मतलब ये 80-90% तक ये इफेक्टिव होती हैं, उसमें वायरल लोड कम हो जाता है,
तकरीबन 2 हफ्ते में ये कम होना शुरू होता है, और एंड बाय 12 वीक्स ये अनडिटेक्टेबल हो जाता है। इट इज सो इफेक्टिव। तो इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका इस्तेमाल जो है वो अब उसमें किसी बाज दफा किसी किसी पेशेंट्स में ये अभी तक किया गया है विदाउट एनी साइड इफेक्ट सो फार। लेकिन ज़ाहिर है एक दो पेशेंट या कुछ फ्यू पेशेंट्स की उस पे एक ड्रग रिकमेंड नहीं होती, उसके लिए एक लार्ज ग्रुप वो ट्रायल देनी होती है। तो ये भी उस फेज में से गुजर है। अदरवाइज इट्स अ मैजिक ड्रग के जिसमें वायरस क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाती है। बट what we can offer to her is monitoring of the anticipated complication जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन मैटरनल फीटल बोथ हैं। और इसमें कोलिस्टेसिस के चांसेस, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, और वो ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर ये को एग्जिस्ट करेगा विद हेपेटाइटिस बी के साथ। और इसके अलावा इसमें सरप्राइजिंगली ये जब हेपेटाइटिस होता है तो इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ज़ाहिर है वो सारा सिस्टम तकरीबन वर्किंग टुगेदर होता है। और इसके अलावा इसमें जो फीटल कॉम्प्लिकेशन है उसमें आईयूजीआर, आईयूडी, स्टिल बर्थ है, प्रीटर्म बर्थ हो सकती है। जो नियोनेटल आईसीयू है उसकी केयर की ज़रूरत बहुत पड़ सकती है। इसमें एज द लिवर इज इन्वॉल्व तो एपीएच पीपीएच के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर, और उसमें जो है ये सब चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। अब फीटल सर्वेलेंस हमने करनी है क्योंकि ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसमें। और इसके अलावा हमने मदर को भी देखना है इन सब चीज़ों के हवाले से, यानी हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे इन सब जो कॉम्प्लिकेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है वी नो दैट इट इज लेस एज कंपेयर टू दैट इन विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये तो एक तो है इंट्रा जो कि एंटीनेटल ट्रांसमिशन है, एक है जो कि इंट्रापार्टम ट्रांसमिशन है, जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है। तो इसमें रिस्क फैक्टर जो इसकी इस ट्रांसमिशन को बढ़ा सकते हैं वो डेफिनेटली एज विद द हेपेटाइटिस बी वायरस और एज इन द एचआईवी, इसमें वायरल लोड पे ये बहुत डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर लिवर डैमेज हो गया हो, यानी जितना लिवर डैमेज ज्यादा है इसका मतलब है ट्रांसमिशन रिस्क ज्यादा होंगे। और इसके अलावा चूंकि ये सेक्रीशन ब्लड ये सब चीज़ों के साथ हो सकता है, ट्विन जेस्टेशन में ये बढ़ जाता है। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोलॉन्ग डिलीवरी, कोई अगर आपने इन्वेजिव मॉनिटरिंग की है तो उसके साथ भी। और इसमें इसके अलावा जो हैं ये तकरीबन इसमें जो इम्यून सिस्टम के मार्कर्स होते हैं CD4 काउंट एज इन एचआईवी, तो CD4 काउंट की भी जो है रिएक्टिविटी उसके ऊपर ये बेस करेगा। अब जिस चीज का कोई रोल नहीं होता वो ये कि अगर कोई पास हिस्ट्री है लिवर डिजीज की तो उस पे उससे ट्रांसमिशन रिस्क नहीं बढ़ता। जो जीनोटाइप की हम बात कर रहे थे कि जीनोटाइप 3 जो है वो ज्यादा इसमें खतरनाक हो सकता है। जीनोटाइप मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को इफेक्ट नहीं करता, वो मैटरनल मॉर्बिडिटी को ज्यादा, यानी ज्यादा वो लिवर फेलियर कर सकता है, उसमें ये ज्यादा इन्वॉल्व होता है कैरियर स्टेटस पे। तो ये चीजें हैं जो कि इसमें हम कर सकते हैं। नाउ हाउ टू टेस्ट द बेबी वंस द बेबी इज बॉर्न, ये तो था जो हमने साथ के साथ इसको असेस किया सारी चीजों को। क्योंकि इसमें हम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग इसलिए नहीं कर रहे। अब देखो हेपेटाइटिस बी वायरस में हमने मॉनिटरिंग की थी बाय पीसीआर बाय द एंटीबॉडी लेवल, लेकिन इसमें इसलिए नहीं हम कर रहे कि हमको ट्रीटमेंट भी नहीं इसको कर रहे, हमने सिर्फ उसको मॉनिटर करना है। अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो उसके उसमें फिर उसमें डिफरेंट उसकी कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, और उसकी इफेक्टिविटी देखने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। तो नियोनेटल टेस्टिंग हम बच्चे को कैसे असेस करेंगे? अब तो आ गया वो वाली स्टेज जिसमें हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। जी, एनी आइडिया अबाउट नियोनेटल टेस्टिंग? मैम न्यूनेटल टेस्टिंग ये कि अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज हैं, एंटी HCV हैं पॉजिटिव, तो या तो हम अर्ली करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, या फिर हम 15 मंथ्स के बाद करेंगे जब एंटीबॉडीज क्लियर हो जाएंगी बच्चे में। मैम न्यूनेटल टेस्टिंग बच्चे में बाय आरएनए हम करेंगे ना, क्योंकि वो मैटरनल एंटीबॉडीज उसमें रहेंगी।
तो क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज को क्लियर होने में कम से कम 18 महीने लगते हैं। तो अगर जी एंटीबॉडीज मैम। उसके अपने इन्फेक्शन की वजह से बनी हैं तो उसको तो 18 महीने के बाद ही टेस्ट करोगे। एंटीबॉडीज उससे पहले वाली मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं एज द फीटल एंटीबॉडीज, आई मीन द न्यूनेटल एंटीबॉडीज। तो यस उससे तो मैम। हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। लेकिन हम पीसीआर इसका करेंगे। और इसमें जो पीसीआर है वो उसमें हम तकरीबन 2 से 6 महीने के बाद हम टेस्ट करते हैं पीसीआर। क्योंकि जी तब तक जो है वो उसमें मैटरनल अगर ट्रांसफर हुआ हो वो सारा, लेकिन अगर उसका अपना इन्फेक्शन अब उसको क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो वो फिर हमें 2 से 6 महीने वाली टेस्टिंग पे पता चलेगा। ये पेरीनेटल ट्रांसमिशन को इंडिकेट करता है पीसीआर परफॉर्म्ड एट 2 to 6 months। ठीक है, वो डिपेंड करता है मदर के वायरल लोड पे। जितना वायरल लोड ज्यादा होगा उतना ही आप अर्ली करोगे। अर्लीस्ट भी 2 महीने होगा। ठीक है। तो ये है। बाकी ये है कि अगर फर्ज किया ये अगर पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है बच्चे का, यानी आपने सपोज 4 महीने पे किया तो वो पीसीआर पॉजिटिव आ जाता, विल टू डू एनीथिंग मोर टू द बेबी। हमने एचआईवी में भी ट्रीटमेंट दी थी बच्चे को और एचबीवी में भी ट्रीटमेंट दी थी बच्चे को। वैक्सीनेशन भी की थी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दी थी। मैम, इसमें वैक्सीनेशन तो है नहीं है इसकी, तो हम अमीनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं बच्चे को, अमीनोग्लोबुलिन्स, नहीं, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पीसीआर रोल पॉजिटिव नहीं आता है। है तो। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इसमें रोल नहीं है। इसमें बेसिकली इसमें अगेन वी हैव टू मॉनिटर द बेबी। क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसका देखो ऑलरेडी उसके अंदर अगर एंटीबॉडीज गई हुई हैं, अगर इतना वायरल लोड था तो एंटीबॉडीज तो गई होंगी बच्चे में। तो उसकी मौजूदगी में फिर मजीद इम्यूनोग्लोबुलिन देने का फायदा कुछ नहीं। जो एंटीबॉडीज गई हुई हैं वो काफी हैं, जो थोड़ा बहुत उसमें वायरस गया है उसको मैनेज करने के लिए। अब इसमें जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे को सिर्फ हमने मॉनिटर करना है। क्योंकि इसमें जो 18 महीने के बाद हमने जो असेस किया और उसमें हमें पता चला कि बच्चे ने अपनी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी, वो उसको मैनेज कर देगा। स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस के भी चांसेस होते हैं। अदरवाइज हमने इसको भी डायरेक्ट एंटीवायरल देने हैं, लेकिन 3 साल से पहले नहीं। यानी प्रेगनेंसी और जो 3 साल से पहले वाली एज है बच्चे की, उसमें ये अभी तक रिकमेंडेड नहीं है बाय एफडीए। क्योंकि जाहिर है बच्चे में भी उसके साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं। मदर में तो चलो उसके इस्तेमाल की भी बात हो रही है और कुछ केसेस में इसको इस्तेमाल किया भी गया है, लेकिन नॉट इन द चिल्ड्रन। तो इसमें जो हम करेंगे अभी बच्चे को मॉनिटर ही करेंगे। और इसमें हमने इसको जो है वो सिर्फ उसको देखेंगे कि उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। बट व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स वी कैन डू कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन से बचाने के लिए हम बच्चे को अर्ली बाथ देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, लाइक इन एचआईवी ऑल्सो। ठीक है। और इसके अलावा हम ब्रेस्ट फीड को इनकरेज करते हैं अनलेस के पेशेंट एक्यूट स्टेज में हो, वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, वरना अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग से कोई ऐसी ट्रांसमिशन होती नहीं है। बल्कि ये भी होता है कि ब्रेस्ट फीड जब बच्चा करता है तो ये वायरस गट में जाके इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग उसके रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस सी को नहीं बढ़ाती। सो वी विल एनकरेज इट। बल्कि इसमें इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत सारी जाती हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ, कोलोस्ट्रम के साथ भी। तो दैट इज मोर हेल्पफुल इन द एरेडिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन। अब जो कॉमनली हम आबाज दफा ऐसा होता है कि हम पेशेंट, हमारे पास कोई आए गायनेकोलॉजिकल पेशेंट, फर्ज किया आपके पास आता है वो एचसीवी पॉजिटिव है, उसमें आप क्या करते हो? वायरल लोड भी उसका आ गया। ये जस्ट एक साइड क्वेश्चन है। अगर फर्ज किया कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर आता है जो एक्यूट नहीं है, पेशेंट की प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, फाइब्रोइड यूट्रस की है और उसमें उसको मेनोरेजिया भी होता है, एंड नाउ शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ दिस थिंग, एंड द पेशेंट आता है और उसमें उसका वायरल लोड भी ठीक ठाक पॉजिटिव है, विल यू गो फॉर द सर्जरी राइट नाउ और आफ्टर सम टाइम? जी, एनी आइडिया? मेरा ख्याल है इन सारी डिस्कशन के बाद अब आपको इट शुड बी एन इजी थिंग टू आंसर।
मैम उसका पहले उसकी वैल्यूएशन करवाएंगे फिजिशियन से और देखेंगे कि उसका जो है कितना डैमेज है, या उसके जो लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह हैं वो ठीक है और कोगुलेशन प्रोफाइल ठीक है, फिर हम सर्जरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज अगर उसको लीवर डैमेज काफी ज्यादा है, आईएलएफटी डिरेंज है, कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज है, हाँ तो फिर हम सर्जरी ठीक नहीं है, कर सकते। वो भी एक डेफिनेटली एक चीज है, सर्जरी अब उसमें बहुत जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले उसको ट्रीट करोगे बाय डायरेक्ट एंटीवायरल्स। और जो डायरेक्ट एंटीवायरल्स हैं ये पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल हैं और ये यूज भी होते हैं। मतलब हमारे पास भी ऐसा कोई पेशेंट आए तो उसको डेफिनेटली इट इज इन डेज ऑन विद द हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ। और उसमें ये होता है कि सर्जरी अगर बहुत एक्यूट लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है तो पोस्टपोन इट फॉर सम टाइम टिल शी इज वायरस फ्री। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है पेशेंट, जो कि लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकती है पेशेंट में। और इसके अलावा दिस इज ऑल्सो सेफ फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो उसमें जो ज्यादा कॉमनली जो हमने देखा है, जो ड्रग जो इसमें यूज होती है वो ऑक्यूवर टेबलेट्स है। तो ऑक्यूवर टेबलेट जो है वो वंस अ डे दी जाती है और कम से कम 8 से 12 हफ्ते तक का इस्तेमाल काफी होता है उसको वायरस को एलिमिनेट करने के लिए। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म थेरेपी। तो पहले उसको ट्रीट करो और फिर नाउ कमिंग बैक टू आवर पेशेंट, के इसमें हमने जो नियोनेट की वो सारी वो कर दी, फिर हमने उसकी टेस्टिंग की, हमने उसको ऑब्जर्व किया और 18 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज की। एंड फिर जब 3 साल तक का बच्चा हो जाए तो उसको फिर हम डायरेक्ट एंटीवायरल हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था जो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है। इसमें और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। हाँ जी, एनीथिंग कोई इसमें जो है वो बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए कि इसमें पेशेंट की हमने हेल्थ एजुकेशन कैसे करनी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर क्या करेंगे, उसमें किस तरह से उसकी प्रिवेंशन की जा सकती है, ये सब चीजें आपने आपको साइड बाय साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू हेपेटाइटिस ई वायरस, हैज एनीबॉडी और एनी वन ऑफ यू हैज सीन अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस ई वायरस इन प्रेगनेंसी? Yes, madam. We have seen patient in our wards. आपने कैसे उसको फर्क पाया बाकी हेपेटाइटिस से? मैडम इसमें पेशेंट्स के ना जो LFTs हैं वो मार्कली डिरेंज होते हैं मैडम उसमें। हम्म, ठीक है। और वो रैपिडली मतलब उसकी वो जो है ना वो होती है उसकी फिर आपने जो उसको कैसे ट्रीट डिटोरिएशन किया? है। आपने कैसे उसकी ट्रीटमेंट देखी? मैडम हम इसको ट्रीट करते हैं इन रियलाइजेशन विद फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ओके, लेकिन आप मतलब ज्यादा प्रेगनेंसी में ही देखा होगा ना, प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट फिर आप क्या करते हो? मैडम पहले तो वो ना उसको कहते थे कि इसको टर्मिनेशन करने से ये बेहतर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन आजकल वो जो रूटीन में एडवाइस देते हैं कि इसको प्रेगनेंसी का इससे कोई इफेक्ट नहीं है, बस वो सपोर्टिव थेरेपी देते हैं उसको पेशेंट को। डू यू थिंक प्रेगनेंसी अगर खत्म हो तो ये इम्प्रूव हो सकता है? मैडम इसका मेरा आइडिया नहीं है। ओके, और ये दूसरी चीज ये है कि यू हैव एडमिटेड योर सेल्फ के प्रेगनेंसी में इसका कोर्स ज्यादा सीवियर होता है, इज इट लाइक दिस? जी मैडम। ओके, तो प्रेगनेंसी की वजह से अगर किसी डिजीज का कोर्स ज्यादा सीवियर हो सकता है तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी का कोई ना कोई रोल तो है ना उसको सीवियर करने में। इधर यस मैडम। समथिंग में बी रॉन्ग विद द वायरस, वायरस इटसेल्फ उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसने ज्यादा डैमेज कर दिया, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से उसमें कोई ऐसी चेंज आई जिसकी वजह से वो वायरस की क्लियरेंस नहीं हो सकी। तो इसमें अब हेपेटाइटिस ई वायरस का पिक्यूलैरिटी क्या है इसमें? एनीथिंग अबाउट इट? यानी इसमें क्या खास ऐसी क्या चीज होती है? चलो इसको हम क्वेश्चन को भी एक साइड पे रखते हैं। मुझे ये बताएं कि व्हाट हैपेंस इन द प्रेगनेंसी टू द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है?
मैम प्रेगनेंसी इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट, हमारा इम्यून सिस्टम रिप्रेस हुआ होता है। हम्म ठीक है। बेसिकली जो हेपेटाइटिस ई वायरस में जो मसला होता है ना, वो ये होता है कि इसमें डिलेड रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन्स है। अब इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इसको आप समझोगे कि ये इंजेक्शन है, ऐसा ही है ना। Interferon यस। is a therapy, and interferon is naturally produced in our body. और ये एक्सप्रेसिंग प्रोटीन्स होती हैं, बल्कि जो कि जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ एन इम्यून सिस्टम व्हेन एवर अ वायरस अटैक्स आवर बॉडी। और ख़ास तौर पे इसमें जो हैं वो हेपेटाइटिस के वायरस हैं, और उनमें भी ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ई वायरस, जो कि रिलेटिवली इज अ स्टेबल वायरस। ठीक है, ये स्टेबल वायरस होता है। तो उसमें जब उसकी डिले, और इसका इसकी इसकी भी जीनोटाइप्स होती हैं, और इसमें जीनोटाइप इसकी 1 और 2 जो हैं वो ज्यादातर कॉमन समझी जाती हैं इन साउथ ईस्ट एशिया, और यही ज्यादा कल्प्रिट हैं जो ज्यादा डैमेज कर सकती हैं लिवर को, जस्ट लाइक इन हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो इसमें जब इंटरफेरॉन कम रिलीज होगा, तो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है हमारी वहीं पे ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये वो वाली प्रोटीन्स हैं, और यही इंजेक्शन में भी होता है। इंजेक्शन का भी काम यही होता है करना, कि वो इम्यून मॉड्यूलेटर होता है, और उसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम खुद से एनहेंस होता है और वायरस के अगेंस्ट वो फाइट कर सकता है। अब ये जो इंटरफेरॉन्स हैं, जब फर्स्ट लाइन डिफेंस नहीं रहेगी, तो वायरस हैज द मोर चांस टू रेप्लिकेट, एंड एज इट इज मोर स्टेबल वायरस, तो इससे होने वाला जो हेपेटोसाइट डैमेज और सारा कुछ जो है वो ज्यादा एग्रेसिवली होगा। दिस इज डेफिनेटली डिपेंडेंट अपॉन वायरस के, उसकी वायरल वेरिएंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विरुलेंस ज्यादा है इस वायरस की। हेपेटाइटिस सी वायरस की विरुलेंस ज्यादा है, और चूंकि इम्यून सिस्टम में एक नेचुरल डिक्लाइन आया होता है प्रेगनेंसी में, तो ये वाली चीज ज्यादा एग्जेजरबेट होती है, ज्यादा शिद्दत के साथ होती है। और खास तौर पे उन लोगों में जिनमें मेल नरिशमेंट होती है, या उनमें जो है वो कोई सपोज फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, मेल न्यूट्रिशन में तो सब चीजों की डेफिशिएंसी होती है। So these patients are more predisposed to have the severest form of this infection. अब ये जो severity है ये ज्यादा उस वक्त बढ़ती है जब ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होता है, तो और इसकी स्वेरिटी के नतीजे में आईयूडी, स्टिल बर्थ हो सकती है, और बाकी फल्मिनेंट हाइपेटाइटिस तो एक है ही है। और इसमें जो सारे लिवर की इन्वॉल्वमेंट के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सब के सब इसमें होंगे, कॉम्प्लिकेशंस इसमें होंगी। मिसकैरेज भी हो सकती हैं, प्रीटर्म बर्थ भी हो सकती है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, आईयूजीआर, स्टिल बर्थ, और इसके अलावा जो जीडीएम है, इवन इसमें एनकेफेलोपैथी के बहुत चांसेस होते हैं। यानी आप हेपेटाइटिस से रिलेटेड सारी चीज़ों को सोच लो, और उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, एपीएच पीपीएच होगा, और इसके अलावा गिलियन बारे सिंड्रोम इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, और डेफिनेटली वायरल लोड पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें जो ट्रांसमिशन है वो तकरीबन 50% तक होती है बच्चे में, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं की जाती। इसकी वैक्सीन अवेलेबल अभी तक नहीं है, क्योंकि वो भी फेज 4 ट्रायल में है, और ये एक चाइनीज वैक्सीन है, जो अभी बहुत अरसे से डिफरेंट फेजेस ट्रायल में से गुजर रही है। लेकिन इसको कुछ आउटब्रेक्स में इस वैक्सीन को यूज किया गया, और इसके अच्छे नतायज देखे गए, इवन इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स। लेकिन ये वैक्सीन लगती है सिर्फ 16 साल से बड़े इंडिविजुअल को, और इवन इसको प्रेगनेंसी में भी यूज किया गया। अब इसमें जो बाकी एंटीवायरल हैं वो इसमें डायरेक्ट एंटीवायरल भी इसमें काम कर सकती हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादा इफेक्टिव होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, यानी राइबाविरिन, जो कि मतलब वो है बेसिकली ये बॉटीफेसियन भी है, टेराटोजेनिक भी है, जिस तरह से इंटरफेरॉन्स हैं, और ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेगनेंसी। तो राइबाविरिन तो हम देते नहीं, इंटरफेरॉन हम देते नहीं। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद द डायरेक्ट एंटीवायरल्स, तो वो जब आएंगे तो देखा जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी जो मेडिसिन हम है हेपेटाइटिस बी या एचआईवी में देते हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है।
अब इसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट इंडिकेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट इज ओनली डन अगर आईयूडी हो जाए। जाहिर आईयूडी हो जाए तो आपने तो यू हैव टू गेट रीड ऑफ द डेड बेबी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दिस हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। और या फिर अगर बहुत सीवियर हेपेटाइटिस हो तो उसमें to decrease the maternal morbidity and mortality, because mortality can reach high up as much as to 25% अगर उसमें हम सपोर्टिव थेरेपी नहीं देते, और इसमें डेफिनेटली सपोर्टिव थेरेपी ही होती है। तो इसमें इसको इस तरह से हमने ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो ये तो था हेपेटाइटिस सी वायरस से रिलेटेड, क्योंकि इसमें जो जनरल कंसेप्ट था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें हम पहले करते थे और समझते थे कि ये होगा तो हेपेटाइटिस सी भी ट्रीट हो जाएगा। टू सम एक्सटेंट इट वाज राइट कि ये ज़ाहिर प्रेगनेंसी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। प्रेगनेंसी ओवर होगी, इम्यून सिस्टम वापस अपनी शेप में आएगा, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। इवन जिनको हेपेटाइटिस सी होता है उनमें भी 10% क्लियर हो जाते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो इसमें जो है वो इसको अब टर्मिनेट करना जरूरी है। मैम इस जी जी से ही तो बेटर, पहले से ही तो बेटर। ओके। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज केस, जो कि नीडल स्टिक इंजरीज के साथ है। जी, कौन थे हमारे वॉलंटियर आज के? नीडल प्रिक इंजरी वाले कौन थे हमारे आज के वॉलंटियर? यस मैम। आप डॉक्टर इफ़त? नो मैम, डॉक्टर मारिया। डॉक्टर जवीर? जी डॉक्टर जवीर, बताइए आपका क्या केस है। नाउ वी आर ऑन टू नीडल स्टिक इंजरीज। यस मैम। बताइए आपका कोई केस है या क्या है, और यू हैव प्रिपेयर्ड द केस? यस मैम, एक केस मैंने जो है ना वो ये बेटा वैसे नीडल प्रिपेयर। स्टिक इंजरीज तो आए रोज हमारे थिएटरों में भी होती ही रहती हैं, ऐसा ही है ना? जी मैम। जी जी हम्म, मैम। ठीक है। माय केस इज a हम्म patient presented to us in an emergency with a हम्म rupture ectopic pregnancy. She was unstable and हम्म she was taken to theater, and senior resident was operating, and there was a high pressure situation in the operation theater. And हम्म while opening the abdomen, uh, हम्म, he accidentally injure her junior assistant with the blade, and ओके। she's panicked. The junior assistant is हम्म panicked, हम्म and the status of the uh, current status of the source is not known. ओके, ठीक है। ये नीडल स्टिक इंजरी हो गई। अब आपने फौरी फौरी तौर पे क्या कर, नीडल स्टिक नहीं, अब तो ये तो शार्प इंजरी हो गई ना। तो शार्प Yes, ma'am. इंजरी है तो इसमें फौरी फौरी तौर पे क्या करना है? Ma'am, first of all, calm down my assistant, and हम्म uh, uh, ask her to remove the contaminated cloths and हम्म gloves, and allow the blood to flow freely. Don't press or suck, and हम्म, wash with clean water and soap, and ओके antiseptic has no role, and ओके then dry it and cover it with the waterproof bandage. These are the immediate steps that I have to हम्म take, and call for another assistant to complete the surgery. हम्म, ठीक है। उसके बाद के स्टेप्स क्या हैं? Then after that, as this is a case of needle stick injury, and हम्म as of the source is not known, so हम्म the incident reporting should be done, and the risk manager should be informed, and I will involve the occupational health physician, and counsel the my junior trainee and the patient for further testing for the safety of the both uh, patient and my junior trainee. ओके, क्या So क्या further टेस्ट करोगे आप investigation should be पेशेंट के done. ऊपर और अपने ट्रेनिंग के ऊपर? मरीज के ऊपर क्या Ma'am, टेस्ट करेंगे आप?
Ma'am, I will offer her screening for hepatitis B, C, and HIV, ओके ठीक है। and yeah, and also ask about her vaccination status, whether she's vaccinated for hepatitis B, हाँ and if she does not know, then I will check her antibody status. If ओके she's अगर ये हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव फर्ज किया, इसका एंटी एचसीवी आपने करवाया, तो ज़्यादा इमरजेंसी में पहले नहीं करवा सके, तो अब आपने करवाया तो एंटी एचसीवी पॉजिटिव आ गया yes, ma'am. पेशेंट का, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, ये तो आपने देखो बेटा टेस्ट कर लिया ना। अब हो सकता है जी सिनेरियो जी कोई ऐसा हो कि जिसमें जी जी आप यही केस हो, और उसमें आपको दे दिया जाता है कि कोई इलेक्टिव सर्जरी भी हो सकती है, और उसमें दे दिया जाता है कि ये पेशेंट एचसीवी पॉजिटिव था और इसका वायरल लोड इतना था। जी 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 हम्म फिर क्या करोगे? uh, then ma'am, बल्कि वायरल I will लोड को तो एक आपने स्क्रीनिंग करवाई, एंटी एचसीवी पॉजिटिव था, और उसमें चूंकि सर्जरी जी जी करनी थी जरा जल्दी, तो आप उसमें वायरल लोड की रिपोर्ट पेंडिंग है अभी, जो जी आपने जी भेजी हुई जी जी थी। जी जी ठीक है। हम्म ma'am, after surgery, I will offer her anti post-exposure prophylaxis to the post-exposure prophylaxis to my junior resident, and क्या प्रोफाइलैक्सिस आप also करवाओगे? अभी सिर्फ एंटी एचसीवी उसका पॉजिटिव आया पेशेंट का, yes ma'am. तो पेशेंट का एंटी एचसीवी पॉजिटिव आ गया, और उसमें आपको अभी आपने भेजे थे बाकी टेस्ट, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई जिसपे आप उसको प्रोसीड करना पड़ रहा है, और उसमें ये कट लग गया। तो आपको पता है कि ये एंटी एचसीवी पॉजिटिव है। डज इट मीन दैट पेशेंट इज इन्फेक्टेड राइट नाउ? एंड डज इट मीन कि उसका वायरल लोड पॉजिटिव है, पीसीआर पॉजिटिव है कि नहीं है? नहीं है ना। नहीं मैम। अभी तो बेटा हमने सारा कुछ डिस्कस किया। तो जी जी उसमें इसका फिर उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अब क्यों दोगे अपने जूनियर को? मैम, I will do the PCR of the patient and check the viral load and हाँ ask the my junior trainee to follow the precautionary measures हाँ until the results मसलन are coming. For example, I will ask her if she's female, I will ask her to avoid the pregnancy till 6 months, इफ शी इज and मैरिड। if she ठीक is है। married, हाँ and फीमेल तो have a सारी safe, होती है ना। ठीक है। yes, ma'am, to have a safe sex and practice sex ओके and avoid वुड blood यू donation. लाइक, ओके And, ठीक है, वुड यू लाइक टू गो फॉर टेस्टिंग ऑफ द योर ट्रेनी और नॉट? क्या अपने ट्रेनिंग का भी कोई टेस्ट कराओगे कि नहीं कराओगे? yes, ma'am, I will do the testing of the ये junior बहुत trainee. जरूरी है, ये बहुत Yes, जरूरी है, ma'am, इसलिए कि हो सकता है and it वो will भी be, ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। yes, ma'am, ये and it बहुत is जरूरी है। repeated हाँ at ma'am, interval of first it is done at 3 months and then again at 6 months, हाँ because he's infectious until 6 months. नहीं, So अभी until the आप नहीं, एक मिनट बेटा ठहरिए। आपने डॉक्टर को टेस्ट कब करना है? अपने ट्रेनी को टेस्ट आपने कब करना है, और कौन से टेस्ट कराने हैं, अभी या उसके कुछ अरसे बाद? ma'am, I will offer her screening for hepatitis B, C, and HIV right now. वो तो सारे आप And करवाओगे, अभी करवाओगे या कुछ अरसे के बाद करवाओगे? नहीं मैम, अभी करवाऊंगे और अभी करवाओगे, देन क्योंकि आफ्टर। आपने बेसलाइन स्टेटस देखना है, और जी मैम। इसके अलावा एएलटी वगैरह अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो उसके बाद फिर जो है बाकी टेस्टिंग है वो उसके मुताबिक होगी। यस अब मैम। ये फर्ज किया है ये नेगेटिव आ जाता है, और बेसलाइन टेस्टिंग है वो सारी चीजें नेगेटिव आ जाती हैं, फिर मैम मैं अगेन प्रिक तो रिपीट लग करूंगी। गया हुआ है, प्रिक तो उसको लग गया हुआ है यस जबकि मैम। पेशेंट मैम। पॉजिटिव थी। अब उसका जो रिपोर्ट आती है पीसीआर की वो भी पॉजिटिव आ जाती है, यस मैम। पेशेंट की जो रिपोर्ट है, और डॉक्टर नेगेटिव है। यस मैम। हम्म फिर
Ma'am, again, testing will be done at interval of 3 and 6 months, and patient will be, or doctor will be offered in collaboration with the health physician. We will offer her direct antiviral therapies. Or नहीं, डायरेक्ट एंटीवायरल थेरेपी आप अभी शुरू करोगे या कुछ अरसे के बाद टेस्ट कराओगे तो शुरू करोगे? ma'am, after interval, after 3 to 6 months, we will repeat the test, and if it comes positive, then we will proceed. ठीक है। इसमें बेसिकली बेसलाइन वो नेगेटिव है, योर डॉक्टर इज नेगेटिव, लेकिन अगर फर्ज Yes, किया 3 to 6 मंथ्स के बाद वो उसका पीसीआर आ जाता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है शी हैज बीन इन्फेक्टेड बाय दिस। yes, ma'am. बिकॉज उससे पहले आप डायरेक्ट जो एंटीवायरल थेरेपी है वो आप नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि कितना रिस्क होता है एचसीवी प्रिक लगने के बाद इन्फेक्ट होने का? Ma'am, 3%. 100%। 3%, ma'am, 3%. हाँ, तो 3%, 97% आर नॉट बीइंग इवन इन्फेक्टेड विद दिस, यानी Yes, प्रिक के ma'am. बाद भी। और क्या चीज है जो हम असेस करते हैं उस वक्त प्रिक के टाइम पे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस डॉक्टर में इन्फेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं? हम क्या चीजें असेस करते हैं, उस इंजरी को कैसे असेस करते हैं? ये तो आपने Ma'am, इमरजेंसी मेजर मुझे बता दी ना। और क्या हम जी असेस जी. करेंगे? एक तो इमरजेंसी मेजर सारा कुछ हो गया, लेकिन हम कैसे Yes, ma'am. असेस करेंगे कि इसमें चांसेस ज्यादा हैं और उसमें चांसेस कम हैं? Yes, ma'am. We assess the what type of injuries, whether it is up to subcutaneous tissue, because हम्म। there, if it is subcutaneous, that is a high risk injury, and हम्म। if there is a contact with the high risk body fluids and हम्म। or low risk body fluids, but with mixed with the blood, and हम्म। if the source is in this case the source is status is not known, but if the हम्म। source status is not known, but there are high chances if her partner is a known case of hepatitis B or C virus, or नहीं, हम if पार्टनर की बात तो नहीं कर रहे ना, इस वक्त तो पेशेंट और डॉक्टर की बात हो रही है। yes पार्टनर ma'am, का क्राइट वो जो है ना, वो सारा वो फर्क चीज है। ठीक है, yes जिसमें ma'am, डिस्कॉर्डेंट कपल होते हैं जो हम डिस्कस कर and चुके हुए हैं। yes ma'am, तो इसमें बेसिकली कितना ब्लड निकला, डायरेक्ट इंजरी yes ma'am, सबडर्मल तक पहुंची या ना पहुंची, और इसके अलावा कितना उसका जो इंजरी है वो कितनी डीप और कितनी बड़ी है वो भी, और yes उसके ma'am, अलावा उसका ब्लड जो है वो विजिबल कितना है। अब अगर नाइफ से लग गया तो नाइफ के ऊपर तो पेशेंट का अपना भी ब्लड लगा हुआ होगा, और उसने अगर वो कट yes, कर दिया और उसमें पेशेंट का अपने जो फिंगर से ब्लड निकला, फिर वो इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब है डायरेक्टली इट हैज अप्रोच द ब्लड ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो, क्योंकि ये ब्लड टू yes ma'am. ब्लड ही होगा। ठीक है, तो इन चीजों पे हम असेस करेंगे कि इसको क्या करना है। अब इसमें हमने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस जो है वो हमने डायरेक्ट एंटीवायरल दे दिया। व्हाट इफ शी इज फाउंड टू बी द पेशेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर एचआईवी, आपने उसका स्टेटस कराया वो एच, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का, बी का और एचआईवी का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस या आफ्टर इंजरी क्या ट्रीटमेंट है, इमीडिएट ट्रीटमेंट तो वही रहेगी, लेकिन जो Yes, ये ma'am. सारी फर्क चीजें। तो व्हाट इफ योर पेशेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर एचआईवी, फिर क्या करोगे? Ma'am, ma'am, we will do the screening of doctor, and हाँ, if it is वो negative, then we नेगेटिव है। will, ये and ये again we हम will उस repeat सूरत में कर that. रहे हैं जबकि डॉक्टर नेगेटिव है फॉर ऑल थ्री। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ। And then we will repeat the testing on the doctor at interval of, ma'am, 6 months, 6 weeks, 12 weeks, and if it is again नहीं, negative, we will अभी do. देखो, अभी एक मिनट बेटा होल्ड करिए। इसमें Yes, ma'am. आपने अभी करवाया, जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है फॉर एचआईवी, लेकिन डॉक्टर जो जी है वो नेगेटिव है फॉर एचआईवी। आप इस जी जी. वक्त क्या करोगे? राइट नाउ कुछ करोगे या नहीं करोगे, या Yes, ma'am. रिपोर्ट I will, बिलीव करोगे? ma'am, if it is negative, still I will give her a post-exposure prophylaxis within the 72 hours as soon as possible. And हाँ। for example, ma'am, Raltegavir or Truvada, these are two drugs that क्या? can be given for post. कौन Ma'am, सी? there are two drugs for post-exposure prophylaxis, हाँ। Raltegavir or Truvada, that can be given
within हाँ 72 hours as for post exposure prophylaxis of 72 आवर जरा HPV थोड़ा सा tumor। लेट हो जाता है, इसमें यही है कि जितना भी आप जल्दी दे सकते हैं वो दे दें। चाहे मैम as soon आपकी, as possible। हाँ अब चाहे अभी डॉक्टर का वो आप डॉक्टर के उसका इंतजार कर रहे हो, चाहे मरीज के उसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना ही देना है, आइडियली विद इन 2 आवर्स। और Yes ma'am। बेटर इज टू स्टार्ट विद इन 24 to 36 आवर्स, बट नॉट लेटर देन 72 आवर्स। ठीक है, Yes ma'am। इसको हम 72 आवर्स वाली बिल्कुल लास्ट लिमिट होती है। जितना Yes जल्दी ma'am। आप करोगे उतना ही उसमें क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगी। और अमूमन ये 2 या 3 ड्रग्स को मिला के हम देते हैं, और इस ताकि इसमें ये वो हो जाए। अगर फर्ज किया जो है वो ये इस एंटी एसीवी तो पॉजिटिव आ गया इसका, यानी एंटी एसीवी मींस एंटीबॉडीज, लेकिन इसका हम्म। पीसीआर जब हमने एचआईवी का करवाया तो वो नेगेटिव था, तो क्या ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जारी रखेगा डॉक्टर? हम्म, यानी अब उसमें Yes एक्टिव ma'am। वायरस नहीं है, एंटीबॉडीज बन चुकी हुई हैं। यानी वो ट्रीटमेंट ले रही थी, बाद दफा पेशेंट ये इंफॉर्मेशन हाइड कर लेते हैं। टेस्टिंग पे हमें पता चलता है कि एंटी एचआईवी इज पॉजिटिव, एंड वी वर वेटिंग जी। फॉर द पीसीआर, तो वो नेगेटिव है। तो ऐसी सूरत में फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस जारी रहेगा या नहीं रहेगा, अगर वायरस नहीं? यस यस मैम, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है हम कंटिन्यू करेंगे अंटिल रिपीट टेस्ट ऑफ द हम्म डॉक्टर विल कम नेगेटिव। हम्म, यानी अगर पेशेंट सीरो नेगेटिव भी है तो भी हम उसमें जारी रखेंगे नहीं, फिर हम उसमें बंद कर देंगे, क्योंकि हमने बगैर इंतजार किए इसका, हमने रिपोर्टों का इंतजार किए बगैर हमने इसको फौरन फौरन दे दिया। फर्ज किया हमें उसका सारा स्टेटस पहले से पता है, फिर भी कट लग जाता है, डॉक्टर जो है वो नेगेटिव है, और फिर तो उसमें जारी रहेगा एज पर द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल। लेकिन यह है कि जी अगर मैम। वो नेगेटिव आ जाती है, पेशेंट सिर्फ एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, पीसीआर नेगेटिव जी है, मैम। तो फिर हम उसको बंद कर देंगे आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब इसमें जो है वो कितना कितने परसेंट, क्या ये एचआईवी का कितने परसेंट चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन रिस्क? मैम 0.3%। इतना कम क्यों है? एचआईवी तो इतना हम वैसे ही बड़ा फ्राइटनिंग किस्म का वो लगता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल वायरस है, फ्रेजाइल जी वायरस है। ये आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी या समझो ह्यूमन ब्लड के, ये इसका सर्वाइवल मुश्किल होता है। तो इसको मतलब या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इसका ज्यादा बेहतर होता है सर्वाइवल, या फिर ब्लड के साथ। तो इसमें अगर स्किन के साथ कांटेक्ट उसका हो, तो उसमें इसीलिए इसमें हैंडशेक करने से या उससे ये इन्फेक्शन फैलता नहीं है, तो उसमें ये इसकी ट्रांसमिशन की जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो कम होता है। अगर ये हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव हो, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस में, उसमें क्या होगा प्रोफाइलैक्सिस? पेशेंट इज एंटी एचसीवी पॉजिटिव, a मैम significant आफ्टर significant viral load. मैम देन वी विल गिव द डॉक्टर IV immunoglobulins if her अच्छा, इसमें तो आपने जो है ना वो डॉक्टर का भी स्टेटस पता करना है, वैक्सीनेशन स्टेटस अमूमन लगे ही होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको कम से कम हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई होती है, बाकी की तो है ही नहीं। तो वो वाली वैक्सीनेशन जो है वो उसका आप हिस्ट्री जरूर लोगे। और अगर फर्ज किया इसमें वो वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई है, तो फिर आप क्या करोगे? या उसको काफी टाइम गुजर गया, कहीं बचपन में लगी थी? ma'am, first I will check her status and then I will give her if she's not vaccinated, then I will give her IV immunoglobulins and also the also reschedule her vaccination हाँ ठीक for है। hepatitis B. हाँ, इसमें हम इसी तरह से ये करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फिर बाकी फॉलो अप है वो हमने कैसे करना होता है? डॉक्टर नेगेटिव है, Sorry ma'am. मैंने कहा डॉक्टर नेगेटिव है, आपने ये सारा कुछ कर लिया, इसका फॉलो अप कैसे करोगे जैसे हमने बाकियों का डिस्कस किया?
क्योंकि यही तीन मेन इन्फेक्शन है ना जिसमें हमारा कंसर्न है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय जी मैम। शार्प इंजरी और नीडल स्टिक इंजरी। जी मैम। हम्म। मैम रिपीट टेस्टिंग अगेन हम पेशेंट की करेंगे एट 3 and 6 months। हम्म। ठीक है। बोथ बाय पीसीआर And if एंड negative, एंटीबॉडीज। then we will stop the ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट के साथ हम इसको जी मेजर करते रहेंगे और बाकी जो स्टैंडर्ड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो हम इसमें देंगे। ठीक है। यस तो मैम। ये तो यस था मैम। जो कि इसमें बेसिकली आप थिएटर में क्या प्रिकॉशन करते हो जिससे कि इसका रिस्क कम हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो आपने क्या करना है, लेकिन उस नीडल स्टिक इंजरी या शार्प इंजरी को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है थिएटर में। Ma'am, to prevent the injury, first of all, we have to do the pre-op assessment of the patient. It is very important that we know our patient and her risk profile. It is very important whether it is screening is done, and doctor should know her status to avoid any iatrogenic injury to any healthcare worker. And हम्म। the other is all क्या healthcare डबल providers ग्लविंग, क्या डबल ग्लव्स double clubbing. पहनते हैं हम सिर्फ ऐसे And केसेस के personal लिए जो protective पॉजिटिव हो। equipment should be used if the patient is found to be positive. For example, double gloving, eye protection, and meticulous surgical techniques, and हाँ, क्योंकि minimal स्प्लैश भी hardening हो of the सकता है। tissue. Yes, ma'am. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रिकॉशंस हम सिर्फ पॉजिटिव केसेस के लिए करते हैं। हो सकता है जब आपने टेस्ट करवाया हो पेशेंट विंडो फेज में हो जिसमें सारी चीजें अभी जो है वो उससे ट्रांजिशन फेज में होती हैं और अभी एंटीबॉडीज जो है वो बन रहे होते हैं, एंटीजन जो है वो या तो क्लियर हो चुका होता है। ये विंडो फेज आता है इसमें जो इन्फेक्शन के उसमें जो हमने पहले भी डिस्कस किया होगा। तो हो सकता है वो नेगेटिव डिक्लेयर हो उस टाइम पे, ये भी तो हो सकता है। Yes, So ma'am. consider every patient to be positive, and specifically you have to take care of all of these things who are proved to be positive। ठीक Yes, है। ma'am. लेकिन जो नेगेटिव हैं उनमें भी आपकी प्रिकॉशन वही होनी चाहिए ताकि जो Yes, मिनिमम ma'am. रिस्क उसके साथ है वो भी एंटागोनाइज हो सके। Yes, ma'am. लैब एरर हो अगर सकता है, विंडो फेज हो सकता है, उसमें हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई ही ना हो। yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट जो चीजें जो हैं वो सारी चीजें हमें हर पेशेंट पे करनी चाहिए। लेकिन Yes, ma'am. और इस WHO सर्जिकल सेफ्टी हाँ, चेकलिस्ट। ये तो हैं जो हमारे पीपीई से रिलेटेड हैं। लेकिन जैसे हम बाज दफा कोई नीडल यूज करते हैं, उसको कैप करते हैं, रीकैप करते हैं, ये भी हैं जिसमें नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं। वो नो टच टेक्निक से होना चाहिए। या यस फिर मैम। जैसे ब्लेड को निकालना उतारना, ये सब चीजें उस तरह से सुचर यस मैम। नीडल क्विक जो हैं। डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट्स एंड नीडल्स। हाँ, ये सारी चीजें एंड एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर यस ही मैम। नहीं, हमने नर्सिस को या पैरामेडिकल स्टाफ को भी इक्वली हमने प्रोटेक्ट करना होता है इन इन्फेक्शन के साथ। और जब यस मैम। जो है वो डिसएमिनेशन ऑफ द इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स और सारे जो लिनन्स हैं वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। ठीक है। इसमें डिस्पोजेबल शार्प कंटेनर्स होते हैं, जो नीडल कटर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल। और बाकी ट्रॉली की जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, आप आसानी से चीजें पकड़ सकें, उसमें इंसिडेंटल इंजरीज के चांसेस कम से कम हो सके। ठीक है। ये यस थोड़ी मैम। सी बेसिकली चीजों को जरा उसकी अलाइनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये चीजें सारे मसले मसाइल होते हैं। ठीक है। तो इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Because so far we have covered this needle stick injuries which were more related with HIV, HPV and HCV. As today we have concluded the case of जो वायरल हेपेटाइटिस हैं वो जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस एस्पेक्ट में। अब जहां तक हेपेटाइटिस, अच्छा दूसरी चीज ये कि जब ये हेपेटाइटिस सी वायरस हो या हेपेटाइटिस ई वायरस हो तो ऑलवेज चेक फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस ऑल्सो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस भी फिर रीएक्टिवेट हो सकता है और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड यू कैन इफ नेगेटिव, अगर पेशेंट जो है वो नेगेटिव है फॉर हेपेटाइटिस बी एंड ए इन्फेक्शन, तो फिर उसको वैक्सीनेट करो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से भी और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन से भी।
क्या ये दोनों वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? हेपेटाइटिस ए बी और हेपेटाइटिस बी भी? मैम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन कैन बी गिवन इन द प्रेगनेंसी। और हेपेटाइटिस बी? मैम दे मैम सकते हैं। पेशेंट दे सकते हैं दे मैम, अगर सकते पेशेंट हैं इफ एक्सपेक्ट। इट इज नेसेसरी टू गिव इट। बात ओके। यह है कि नीड कितनी है, कितना ज्यादा जरूरी एसेंशियल है उसको हेपेटाइटिस बी देना, अगर उसका एक्सपोजर है। ये हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी, कि जिसमें आप वैक्सीनेट करते हो, ऑलरेडी इम्यूनिटी जनरेट कर देते हो, ताकि अगर एक्सपोजर हो भी तो मसला ना हो। तो इसलिए जो है वो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द नीड यू कैन गिव इट। ठीक है, दोनों जो हैं वो उसमें लाइव वायरस नहीं होता, इस वजह से उसको दिया जा सकता है। ठीक है। यस मैम। तो मेरा ख्याल है और तो कोई एस्पेक्ट नहीं रह गया इसमें। नो वी हैव मैम येट ये टू कवर फ्यू मोर इन्फेक्शंस। क्या सॉरी क्या? मैम, आपको हाँ जी। इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। जी जी। मैम ये एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, निडल स्टिक इंजरी का मतलब केस कैसे जैसे आ सकता इन्होंने है? बताया या ये कि आप कर रहे हो, आपको नीडल इंजरी लग गई, आपका पेशेंट जो था वो पॉजिटिव था, यू वर वेरी केयरफुल टू डू इट बट स्टिल इट पंक्चर्ड, इंसिडेंटली इट पंक्चर्ड। और यस उसमें मैम। सारा जवाब यही होगा, वट एवर द क्वेश्चन विल बी, जवाब यही होगा। जिसमें आपको सीरो कन्वर्जन पता है पेशेंट की, जिसमें पीसीआर स्टेटस पता है, उसमें उसमें तो स्ट्रेट अवे आपने सिर्फ डॉक्टर का टेस्ट करवाना है उसके बेसलाइन ये स्क्रीनिंग, वायरल स्क्रीनिंग के लिए। और अगर वो यस नेगेटिव है मैम। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजमेंट उसकी शुरू कर दोगे। लेकिन उसमें यस मैम। चूंकि हेपेटाइटिस बी वायरस में कंटेमिनेशन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट विद द HIV और HCV। तो इसलिए जो है वो इसमें हम फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उसको, प्रोफाइलैक्सिस भी और ट्रीटमेंट भी। लेकिन यह यस है मैम। कि अगर इसमें जैसे HCV है उसमें 1 to 3% है इन्फेक्शन रेट, तो आप उसकी टेस्टिंग दोबारा से कराओ, बेसलाइन कराओ, दोबारा से करवाओ, और अगर पॉजिटिव आ जाती है तो डायरेक्ट एंटीवायरल दे दो उसको। ठीक है। इसी यस। तरह से HIV में तो आपने हर हाल में देना ही है, आपको डॉक्टर का स्टेटस पता है नहीं पता, जो भी है, नेगेटिव भी है इवन दैट, ठीक है, यस मैम। वो आपने हर हाल में शुरू कर देना है। ठीक है, ये इसमें से कुछ जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंफेक्शन इसमें हमने क्या करना है। लेकिन ओके हेपेटाइटिस मैम। बी में तो अगर पंक्चर हो जाए तो उसको वैक्सीनेशन में तो कोई मसला नहीं है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन को फिर देख लो कि उसका अगर वायरस लोड कितना है पेशेंट का, तो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जा सकता है, और वैक्सीनेशन तो आपने लगानी ही लगानी है, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन बोथ। ठीक है, जवाब जी। यही होगा जिन लाइंस पे हमने अभी डिस्कस किया। ओके। ओके ठीक मैम। है। थैंक यू मैम। सलाम मैडम। जी वास्टम। मैडम जो HCV है उस पे तो हमने मतलब उसको टेस्टिंग करनी है ना बाद में उसको, जी जी, उसमें तो कुछ। टेस्टिंग करनी है, वो पॉजिटिव आ जाएगा तो आपने डायरेक्ट एंटीवायरल दे देने हैं, ऑक्यूवर। मैडम वो कब कब करनी है, 3 मंथ और 6 मंथ में उस पे थ्री भी? मंथ्स कम से कम 3 महीने के बाद। ठीक ठीक। हो गया मैडम। ठीक है। चलो जी, अब हम क्लास खत्म करते हैं, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही थी वो ये कि हमने अभी और इन्फेक्शंस कवर करने हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस वाला जो है ये बहुत बड़ा एक वो है, मतलब टॉपिक्स इसमें काफी ज्यादा हैं, जिसमें मीजल्स इन प्रेगनेंसी, इसके अलावा जो मलेरिया इन प्रेगनेंसी, ट्यूबरक्लोसिस इन प्रेगनेंसी, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू वांट टू डिस्कस दोस? मेरे ख्याल में कर लेने चाहिए क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम 1 by 1 करके कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन पे आ जाएं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें। मैम चलें जी, नेक्स्ट ओके। टॉपिक क्या होगा? जी। मैम नेक्स्ट मे टॉपिक क्या होगा? बी मीजल्स के साथ कोई पार्वो वायरस या रूबेला हम डिस्कस कर लें, क्योंकि साइटोमेगालो, टॉक्सोप्लाज्मा, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। ठीक है। जी मैम। मैम हर्पीज हो गया? हर्पीस भी हो गया? ओके मैम। ओके। मैडम थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी। हेलो। मैडम दिस इज डॉक्टर मैडम, मुझे इन्फेक्शन का एक टॉपिक मैं भी करना चाह रही हूँ आपके कौन साथ। सा इन्फेक्शन? हाँ, इनमें अच्छा, मतलब आप एज वॉलंटियर करना चाह रही हो?
My name is I am Dr. Asia. I will like mention जो वो हैं असिस्टेंट आपके ना उनको मैं मेंशन करा दूंगी. ओके, एनी टाइम, ठीक है, ये आप लोगों की अपनी सिलेक्शन होती है, ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू. हेलो. यस मैडम, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये पूछना था कि मैडम की जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो कह रही हैं कि मैं करवा दिए हुए हैं, वो कहीं पे मिल सकते हैं, लाइक नेट पे, यूट्यूब पे? आप चैनल विजिट करें प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ खान. उस पे कोरोना टाइम से लेके आज तक की सारी वीडियोस अपलोड हैं. जी ठीक है, थैंक यू. मैं आपको इन्फेक्शंस के लिए आप मेरा लिख लें डॉक्टर आसिया शाहिदा, तो नेक्स्ट इन्फेक्शंस में अगर आपको चाहिए कोई तो फिर आप